रमानंद जी एक छोटी सी कंपनी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी सविता जी एक घरेलू महिला थीं। उनका सपना था कि वो अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे से कर पाएं। पर रमानंद जी ने अपनी बड़ी बेटी मानवी के लिए अभी तक जितने भी रिश्ते देखे थे, उन सब में बात नहीं बनी थी। कोई लड़के वाले मानवी के रंग की वजह से उसे मना कर जाते या फिर दहेज की वजह से बात नहीं बन पाती। क्योंकि रमानंद जी एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। आज के समय एक लड़की की शादी करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और सबसे बड़ी मुश्किल होती है लड़के वालों की मांग पूरी करना, मतलब दहेज देना। रमानंद जी शुरू से ही ईमानदार और मेहनती इंसान रहे। शुरू से ही अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी करके पैसे जमा किए, पर आज उन पैसों से वो लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दहेज के लालची लोगों ने जितना दहेज मांगा था वो बहुत ज़्यादा था। आज भी एक लड़के वाले मानवी को देखने आने वाले थे। ये रिश्ता मानवी की चाची ने बताया था। घर के सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी की व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है लड़के वाले आ गए हैं, कहते हुए रमानंद जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने लड़के वाले खड़े थे। हाथ जोड़ते हुए रमानंद जी उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सब लोग उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए। थोड़ी देर बाद सविता जी अपनी बड़ी बेटी मानवी को लेकर नीचे आ गई तो रमानंद जी बोले, ये लीजिए साहब, आ गई हमारी बिटिया मन्नू। वैसे तो इसका नाम मानवी है, पर प्यार से हम इसको मन्नू बुलाते हैं। तो लड़के की माँ और भाभी मानवी से सवाल करने लगीं, उसकी पढ़ाई और खाना वगैरह के बारे में पूछने लगीं। तभी लड़के के पिता महेश जी ने अपने बेटे मोहित से कहा, बेटा मोहित, तुम देख लो, अगर तुम्हें मानवी पसंद है तो आगे बात बढ़ाते हैं। तो मोहित ने एक नज़र मानवी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। तभी महेश जी बोले, भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अगर आप एक बार मानवी से पूछ लेते तो अच्छा होता। फिर रमानंद जी सविता जी से इशारे में पूछते हैं तो सविता जी मानवी से पूछकर उन्हें हाँ बोल दिया, जिसे सुनकर लड़के के पिता महेश जी बहुत खुश हो गए। तभी लड़के की भाभी अपनी सास कावेरी जी के कान में कहने लगी, माँ ये तो सांवली है, पापा ऐसे हाँ कैसे बोल सकते हैं, आप कुछ करिए। तो कावेरी जी बोली, तुम चुप रहो बहू, तुम्हें दिख नहीं रहा ये इनकी सबसे बड़ी बेटी है और पहली शादी है तो बाप अच्छा ही दहेज देगा, और लड़की भी इतनी बुरी थोड़ी है, रंग ही तो सांवला है। कावेरी जी की बातें सुनकर रवीना चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसकी सास भारी भरकम दहेज की मांग करने वाली है। सबकी हाँ हो जाने के बाद सविता जी मानवी को लेकर ऊपर चली गईं और मोहित को अपने काम से कहीं जाना था तो वो भी वहाँ से चला गया। तभी रमानंद जी ने महेश जी से कहा, हाँ तो भाई साहब आगे की बात करें। तो महेश जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, मैंने तो सोचा है शायद रोका भी आज ही कर लेते हैं। तभी कावेरी जी बीच में ही बोल पड़ी, ऐसे कैसे रोका कर लेंगे, अभी तो कुछ लेन देन की बात तो हुई नहीं है। फिर रमानंद जी की ओर देखते हुए बोली, देखिए भाई साहब, आपको तो पता ही है कि आजकल अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ता है। देखिए मेरा बेटा एक तो इंटरनेशनल कंपनी में सीए है और एकदम खरा सोना है, तो उस हिसाब से आपको देना ही पड़ेगा। वैसे तो आजकल सभी अपनी बेटी को अच्छा ही देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप भी 10 लाख की कार और 11 लाख कैश दे दीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, मेरे भाई ने तो अपनी लड़की की शादी में पूरे 50 लाख लगाए हैं, और वैसे भी आपकी लड़की का रंग भी सांवला है, समझ रहे हैं ना आप। कावेरी जी की मांग सुनकर रमानंद जी और सविता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बल्कि महेश जी और उनकी बड़ी बहू चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि घर में कावेरी जी की ही चलती थी। तभी रमानंद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन जी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो कावेरी जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, 2 दिन बाद हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे लड़के के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं तो कोई और सही। इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले गए। घर में शांति छा गई। रमानंद जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तभी मानवी की चाची ने कहा, देखिए भाई साहब, अगर अच्छा लड़का देखेंगे तो दहेज देना ही पड़ेगा, और लड़के में कमी ही क्या है, अच्छा खासा कमाता है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा घर है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। और वैसे भी हमारी मानवी सांवली है, फिर भी वह लोग शादी करना चाहते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि शायद आपको ऐसा रिश्ता ना मिले। एक बार सोच लीजिए। अब मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है।
उनके लिए खाना भी बनाना है। कविता की बातें सुनकर रमानंद जी गहरी चिंता में डूब गए। तभी पीछे से सविता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुनिए जी, चिंता मत करिए, भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा ही होगा। तो रमानंद जी बोले, कैसे चिंता ना करें सविता, एक तरफ से देखें तो कविता की बात भी सही है। बहुत से रिश्ते देख लिए, पर सब जगह से पैसों के लिए बात बिगड़ जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सविता जी बोली, क्यों ना हम वो लखनऊ वाली ज़मीन बेच दें, ज़्यादा नहीं तो 20 लाख का इंतजाम तो उससे हो जाएगा, और कुछ हमने जमा कर रखा है, हमारी मानिए तो हाँ कर दीजिए। तो रमानंद जी बोले, अगर लखनऊ वाली ज़मीन बेचेंगे तो हमारे पास बस ये घर रह जाएगा, और कुछ सालों बाद सीमा और रचना की भी शादी करनी है, तो फिर उनकी शादी कहाँ से करेंगे। तो सविता जी बोली, अरे उनकी शादी जब करेंगे तब देखा जाएगा, पर अभी हमें मानवी के बारे में सोचना है। मानवी की चाची ने सही कहा, लड़का एकदम सही है, घर भी सही है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता जी, इसीलिए आप ये रिश्ता पक्का कर दें। सविता की सुनकर रामानंद जी बोले, चलो अगर हमने शादी के लिए हाँ कर भी दी तो तुम्हें क्या लगता है हमारी मन्नू मान जाएगी? अरे जब उसे पता चलेगा कि हमने उसकी शादी के लिए लखनऊ वाली ज़मीन बेच दी है तो कभी शादी नहीं करेगी। अरे तो हम उसको बताएंगे नहीं ना कि हमने ज़मीन बेच दी है। सविता जी ने कहा। तो रमानंद जी बोले, चलो अगर तुम अभी नहीं बताती हो और उसकी शादी भी कर देती हो और उसे बाद में पता चला तो फिर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो हमेशा यही सोचती रहेगी कि हमने उसके लिए ज़मीन भी बेच दी और कर्जा भी कर लिया। तो सविता जी बोली, शादी हो जाने के बाद हम मन्नू को समझा देंगे, पर आप सोचिए अगर मन्नू की शादी उस घर में हो गई तो वो कितनी सुख पाए। तो रमानंद जी बोले, ये बात तो सही है तुम्हारी, तो हम उन लोगों को हाँ कर देते हैं। तुम कविता को फ़ोन करके हाँ बोल दो, वो लड़के वाले से बात कर लेगी। तो सविता ने जल्दी से अपनी देवरानी कविता के पास फ़ोन किया कि मानवी के पापा इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, तुम भी उन लोगों से बात करके उनको हाँ बोल दो। अब दोनों परिवार शादी के लिए राज़ी हो गए। कुछ दिन बाद सगाई हो गई और 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला, पर इस बीच मानवी और मोहित को दहेज के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोनों घरों में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां होनी शुरू हो गई। शादी वाले दिन वेडिंग प्लेस को देखकर रमानंद जी की आंखों में नमी आ गई। तो सविता जी भी आंखों में नमी लिए हुए मुस्कुराकर बोली, क्यों जी इतनी जल्दी रोने लग गए? अभी तो बिटिया का कन्यादान करना है, विदा करना है, अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो आगे क्या करेंगे? संभालना होगा अपने आप को। और ये तो आज खुशी का दिन है कि आज हमारी बिटिया दुल्हन बनने वाली है। रमानंद जी बोले, सही कहा आपने सविता, पर क्या करें, बेटी के पिता है ना। आज ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हमें चिढ़ा रहे हों कि आज हमारी बेटी पराई हो जाएगी। देखो ना अभी कितनी छोटी सी थी हमारी मन्नू, हमारी गोद में बैठकर जिद किया करती थी, और आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी है और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। तो सविता जी बोली, सही कहा आपने, बच्चे कब बड़े हो जाएं पता ही नहीं चलता, और खासकर बेटियां जो दिल का टुकड़ा होती हैं। पर ये तो विधि का विधान है ना जी, सबको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। हमें खुश होना चाहिए कि मन्नू आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली है, एक नई ज़िंदगी में कदम रखने वाली है। अब आप दुखी मत होइए, चलिए तैयारियां देखिए, समधी जी आने वाले हैं, क्या सोचेंगे कि बिटिया के रोने से पहले पिता ही रोने लगे। तो रामानंद जी अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन जब शाम को मानवी तैयार होकर आई तो रामानंद जी अपनी छोटी सी परी को लाल रंग के जोड़े में देखते ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू झलक आए। पापा की आंखों में आंसू देखकर मानवी की भी आंखें नम हो गईं। पापा बेटी को ऐसे दुखी होते देखकर सविता जी के भी आंखें नम हो गईं और बोली, क्या जी आपने हमारी बिटिया को रुला दिया? मन्नू रोते नहीं बेटा, अभी शादी है ना, देखो सारा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। चलो चुप चुप हो जाओ, और एक आप भी ना, अब चुप हो जाइए। रमानंद जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि बारात आने का भी समय हो गया था। थोड़ी देर में बारात भी आ गई और खूब धूमधाम से वेडिंग प्लेस तक पहुँच गई। सब लोगों ने बारात का खूब आदर सम्मान किया। तभी लड़के की माँ कावेरी जी रमानंद जी के पास आई और बोली, भाई साहब आपको याद है ना, हमने क्या कहा था कि पहले पैसे हमारे पास आ जाएंगे फिर ही शादी की रस्में शुरू होंगी। तो रमानंद जी बोले, जी बहन जी हमें याद है। सविता जी जाइए और अलमारी से पैसे निकाल लाइए। जी हम अभी लेकर आए। सविता जी अपने रूम में जाकर अलमारी खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें से पैसे गायब थे। हे भोलेनाथ, हमने तो वो पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए पैसे, अब क्या होगा?
हम क्या जवाब देंगे इनके पिता को? अगर पैसे नहीं मिले तो मन्नू की शादी भी नहीं होगी। पर नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहले मानवी के पापा को अकेले में बुलाकर सब कुछ बता देती हूँ। क्या पता पैसे उन्होंने कहीं निकाल कर रख दिए हों। परेशान होकर सविता जी रूम से बाहर आ रही रही थी कि तभी रमानंद जी वहाँ आ गए और कहने लगे, सविता, तुम्हें कितनी देर हो गई, तुम अभी तक पैसे क्यों नहीं लेकर आई? वहाँ समधी जी और समधन जी क्या सोच रहे होंगे? हमने तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था। पैसे कहाँ हैं पता है ना? टाइम नहीं है, वरमाला का समय हो रहा है। तो सविता जी दुखी स्वर में बोली, ए जी, वो पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए। हमने पूरी अलमारी छान मारी लेकिन पैसे कहीं भी नहीं मिले। सविता जी की बात सुनकर रमानंद जी परेशान भाव से बोले, क्या पैसे नहीं मिले? मैंने तो आपको ही रखने के लिए दिए थे ना, फिर कहाँ गए? अलमारी में होंगे, चलो हम फिर से चेक करते हैं। सविता जी और रमानंद जी दोनों मिलकर पैसे ढूंढने लगे, पर उन्हें पैसे नहीं मिले, जिसके कारण रमानंद जी और सविता जी बहुत परेशान हो गए। हे महादेव, अब क्या होगा? पैसे कहाँ गए? अब तो हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं। अब हम समधन जी को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो कहा था पैसे आने के बाद ही वो शादी की रस्म पूरी करने देंगी। अगर पैसे नहीं मिले तो मतलब हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें समधन जी से बात करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद रमानंद जी और सविता जी लड़के की माँ कावेरी जी के पास गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताते हुए कहा, समधन जी, आप ये शादी हो जाने दीजिए, हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हम आपके पैसे बाद में दे देंगे। तो कावेरी जी बोली, वाह क्या बात है समधी जी, क्या बहाना बनाया है ना आपने। हमने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि हमें पैसे शादी से पहले चाहिए। ये सब आपके बहाने हैं, हमें सब पता है, आपने पैसों का इंतजाम किया ही नहीं। असली बात तो ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं करनी झूठे लोगों के साथ शादी। तो रमानंद जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं समधन जी, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमारा नहीं तो हमारी बेटी का सोचिए, उसका क्या होगा। हम कहीं से भी आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे, और हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमने आपके पैसों का इंतजाम किया था, पर पता नहीं पैसे कहाँ गए। इसके लिए हमने अपनी लखनऊ वाली ज़मीन भी बेच दी और कुछ पैसे उधार भी दिए थे, पर पता नहीं वह कहाँ गए। अगर हमारी बेटी आज बिन ब्याही मंडप पर रह गई तो वो जीते जी मर जाएगी। समधन जी सविता जी भी हाथ जोड़ते हुए, हाँ समधन जी, ये ठीक कह रहे हैं, कृपया आप ऐसा मत करिए, हम कुछ भी करके आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे, पर आप हमारी बिटिया के साथ ऐसा मत करिए। तभी कावेरी जी गुस्से में बोले, इंतजाम कर देंगे का क्या मतलब हुआ? हमने ये बात पहले ही कह दी थी कि हमें पैसे शादी वाले दिन ही चाहिए। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती तो पैसों का इंतजाम करके रखते, ना कि ये बहाने बना रहे होते। अपने पास रखिए अपनी बेटी को। चलिए जी, हम चलते हैं। कावेरी जी ने अपने पति महेश जी की तरफ देखते हुए कहा। तो रमानंद जी ने आंखों में पानी लिए अपने सर की पगड़ी उतारी और महेश जी के पैरों में रखते हुए बोले, समधी जी, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ आप ही समझाइए समधन जी को। तो महेश जी बोले, कावेरी, जब ये कह रहे हैं कि पैसों का इंतजाम बाद में कर देंगे तो शादी हो जाने दो ना, उन्होंने इतना तो दे ही दिया है ना। तो कावेरी की बोली, हाँ ठीक है, हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप ये शर्त पूरी कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से। तो रमानंद जी खड़े होकर बोले, हाँ ठीक है समधन जी, आप जो कहेंगी हमें मंजूर है, बस ये शादी हो जाने दो। तो कावेरी की बोली, हाँ ठीक है, फिर हमारी शर्त यह है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के कागज़ हमें दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये घर हमें दे दें, बस हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप हमें पैसे नहीं दे देती तब तक वह मकान के कागज़ हमारे पास रहेंगे। जब आप हमें हमारी रकम दे देंगे तो आप कागज़ ले जा सकते हैं। कावेरी जी की बात सुनकर सविता जी और रमानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उनकी बिटिया दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी और बारात बाहर खड़ी थी। इसलिए रमानंद जी बोले, हाँ ठीक है समधन जी, हम आपको अपने मकान के कागज़ दे देंगे। तो सविता जी अपने देवर के साथ जाकर घर से कागज़ लेकर आ गई और लाकर कावेरी जी के हाथ में थमा दिए। तो कावेरी जी खुश होते हुए बोली, अब चलिए देर मत कीजिए, वरमाला का समय हो गया है। उधर मानवी की छोटी बहन रचना ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और उसने जाकर अपनी बहन मानवी को बता दी, जिसे सुनते ही मानवी कमरे में घुसकर जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों पापा, क्यों आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? इतना कुछ अकेले ही सहते रहे, आपने क्या सोचा ये शादी करके हम खुश हो जाएंगे? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। तभी उसकी छोटी बहन रचना बोली, लेकिन दीदी, बाहर मम्मी लोग सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो मानवी ने खड़ी होकर अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे नहीं करनी ये शादी, जिस शादी की वजह से हमारे पापा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नहीं करनी हमें ऐसी शादी।
दोनों बहनें ये बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। तो मानवी और रचना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने सविता जी थी। अरे बिटिया चलो जल्दी, मोहित वहाँ स्टेज पर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो सविता ने अपनी माँ को कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप स्टेज पर आ गई और वरमाला की रस्म शुरू हो गई। पहले मोहित ने मानवी को माला पहना दी, लेकिन मानवी चुपचाप खड़ी रही। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो सविता जी ने पास आकर कहा, मन्नू बेटा क्या हुआ, माला डालो, मोहित कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तभी मानवी ने माला डालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन बीच में ही रुक गई और स्टेज से नीचे उतरकर अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो सब उसको देखकर हैरान हो गए। तभी रमानंद जी बोले, मन्नू बेटा क्या हुआ, हमें पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर पहले जाओ रस्म पूरी करो। तभी मानवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, नहीं पापा हम ये शादी नहीं कर सकते। मानवी की बात सुनकर सब सदमे में आ गए। सविता जी फटाफट से स्टेज से नीचे उतरी और मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, शादी नहीं करनी मतलब ये तुम क्या बोल रही हो, बेटा चलो रस्म पूरी करो। तभी कावेरी जी की आवाज़ आई, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, शादी नहीं करनी, अगर शादी नहीं करनी थी तो हाँ ही क्यों की, पहले ही मना कर देती, इस तरह हमारी बदनामी तो नहीं करती। मोहित जो कब से मानवी की हरकतों को चुपचाप देख रहा था, अब उसका सब्र टूट गया। वो गुस्से से स्टेज से नीचे उतरा और मानवी से बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो बता देती, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। मानवी जो कब से मोहित की बातें सुन रही थी, उसने मोहित से कहा, हमें नहीं पता था मोहित कि आपके माँ बाप आपको बेचने के लिए आए हैं, ना कि शादी करने के लिए। मानवी की बातें सुनकर मोहित ने गुस्से में कहा, बस मानवी बहुत हो गया, अब और एक शब्द नहीं, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं। तो मानवी बीच में ही बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर शायद आपको नहीं पता अपने माँ बाप की करतूतें, या फिर सब कुछ पता होते हुए भी आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब दोबारा अगर तुमने मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रमानंद जी बोले, मन्नू ये सब क्या है और तुम क्या बोल रही हो, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे कि बड़ों से ऐसे बात करो। आज हमारा मान सम्मान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें हमारे मान सम्मान की थोड़ी भी चिंता है तो चुपचाप ऊपर जाओ और शांति से शादी करो, रमानंद जी ने मानवी को समझाते हुए कहा। और मोहित के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, हमें माफ़ करना बेटा, पता नहीं क्या हो गया इसे, इसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। फिर कावेरी जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा समधन जी। तभी कावेरी जी बोली, अब आप चाहे माफ़ी मांगे या पैर पड़ें, पर अब हम ये शादी नहीं करेंगे। लड़की शादी से पहले ही ऐसी है तो बाद में क्या करेगी। वो तो अच्छा है कि आज हमें इसकी असलियत पता चल गई, नहीं तो पता नहीं हमारे बेटे का क्या होता। इतनी बेशरम और बेहुदा लड़की है आपकी, एक तो सांवली ऊपर से इतने नखरे। अरे शुक्र मनाओ तुम कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हो रही है, नहीं तो तुम जैसी काली कलूटी को तो कोई अपनाए भी ना। तभी मानवी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आंटी जी आपने कि बेशरम और बेहुदा लड़की है, हम तो आप जैसे लालची लोगों को क्या कहेंगे लोग, और क्या कहा आपने हम सांवले हैं तो हमसे कोई शादी नहीं करेगा। आप हम पर एहसान कर रही हैं शादी करके, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, नहीं करनी हमें ये शादी जिसकी वजह से मेरे पापा को अपना मान सम्मान खोना पड़े। हमारा रंग भले ही सांवला है पर आपकी तरह काले दिल के नहीं हैं हम। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक बाप की मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाया आपने। अरे खुद औरत होते हुए दूसरे की बेटी के बारे में नहीं सोचा। मानवी की बातें सुनकर कावेरी जी एकदम से चुप हो गई। तभी मोहित कावेरी जी के पास आया और बोला, माँ आप चुप कैसे हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं, ये क्या बोल रही है मानवी। अरे ये क्या बताएंगी आपको, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी माँ मुझ पर तरस खाकर मेरी शादी आपसे करा रही थी। कितने बड़े दिल की है ना आपकी माँ, पर ये सब तो बस एक ड्रामा था। अरे ये तो किसी भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे अच्छी खासी रकम हासिल करना चाहती थी। दहेज मांगा था आपकी माँ ने, जिसकी वजह से मेरे पिता ने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी। मानवी की बातें सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। शादी में आए लोग आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, अरे दहेज मांगा तो कौन सी गलती कर दी, आजकल तो सभी देते हैं, खाली तुमसे ही थोड़ी इकलौता मांगा था। अरे अगर दे ही नहीं सकते थे और औकात ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में रिश्ता देखा ही क्यों, फिर अपनी औकात में रहकर देखना था ना। ये तो वही बात हो गई कि भाई चादर छोटी सी और पैर दूर तक फैलाने हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तभी दूसरी औरत बोली, हाँ हाँ बहन जी, सही कहा आपने, ये तो समाज का ही नियम है ना, दहेज देना। तो इन्होंने कौन सा पाप किया? ये लड़की तो बस बिना बात का तमाशा बना रही है। ये तो बस एक रिवाज है जो हर किसी को निभाना पड़ता है, और सालों से लोग निभा भी रहे हैं। तभी मानवी, जो कब से दूसरों की बातें सुन रही थी, अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, बस बस, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब एक शब्द और नहीं। और क्या क्या कहा आप लोगों ने कि क्या गलत किया था इन्होंने दहेज मांगकर? उन्होंने कोई गलती नहीं की। सही कहा आप लोगों ने, गलती इन लोगों की नहीं, बल्कि गलती तो मेरे पापा की है कि वो एक बेटी के बाप हैं और वो आपके समाज का हिस्सा है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप जैसे लोगों की वजह से ही ये समाज बदनाम है। और क्या बोल रहे हो आप लोग कि ये दहेज लेना रिवाज है? अरे ये रिवाज नहीं है, दहेज हर बाप की मजबूरी है। अरे एक बाप अपनी बेटी को बचपन से पालता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी हर छोटी से बड़ी जिद पूरी करता है। बेटी अपने बाप के दिल का टुकड़ा होती है और वह उस टुकड़े को एक दिन किसी और के हवाले करता है। पर आप जैसे लोग ये नहीं पूछते कि उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने दिल का टुकड़ा किसी और को सौंप दिया। बस आप लोगों को तो ये पड़ी रहती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। उस शादी में ये खाना अच्छा नहीं था, उसमें ये अच्छा नहीं था। जब हमारे जैसे घरों में बेटियां पैदा होती हैं ना, तब माँ बाप को उसी दिन से चिंता लग जाती है कि बेटी की शादी के लिए जोड़ना पड़ेगा, और वो एक एक पाई करके जोड़ते हैं। फिर भी आप लोग एक मिनट नहीं लगाते उसकी बदनामी करने में कि ये अच्छा नहीं था, ये नहीं दिया। आप लोगों को पता है कि बिटिया बाप पर बोझ नहीं होती, या फिर लोग बेटियों से इसलिए नहीं डरते कि उन्हें अलग करना पड़ेगा। आप जैसे लोगों की वजह से बेटियों को जन्म देने से डरते हैं कि उन्हें आप जैसे लालची लोगों को दहेज देना पड़ेगा, जो शायद उनकी औकात में नहीं होगा। और क्या कहा था आपने आंटी जी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो हमें दहेज देना पड़ेगा? तो क्या आपने अपने बेटे को इसीलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि बाद में आप उसकी कीमत लगा सकें? फिर एक नज़र सब लोगों की ओर देखते हुए बोले, और क्या कहा आप सबने कि ये रिवाज है, ये तो सबको निभाना पड़ता है। अगर रिवाज देखा जाए ना, तो हर बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता। पर आप जैसे लोगों ने और इस समाज ने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक सौदे का बंधन बनाकर छोड़ दिया है। अरे आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करती हैं, इसलिए तो आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी प्रथा अपनी जड़ें फैला रही है। क्योंकि आप लोगों की सोच क्या है कि बेटी को मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर वह पढ़ जाएगी तो उसे सही गलत का मतलब समझ आ जाएगा, और नहीं पढ़ेगी तो आपकी तरह ही छोटे विचारों की होगी, और फिर ना जाने कितने ही पिताओं को अपनी बेटी की शादी के लिए अपने घर बेचने पड़ेंगे। और फिर आप लोग कहते हो कि ये रिवाज है। अरे ये रिवाज नहीं है, ये फांसी का फंदा है। न जाने कितने ही घरों को तबाह कर दिया और कितनी ही लड़कियों को निगल गया है। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी या फिर संस्कारी क्यों ना हो, इस पर दहेज के आगे इसके उसके सारे संस्कार और उसकी पढ़ाई छोटी पड़ जाती है। क्योंकि उससे ये नहीं पूछा जाता कि कितनी पढ़ी है या फिर कितने संस्कार हैं। उससे तो बस ये पूछा जाता है कि मायके से कितना मिला और कितना कैश लेकर आई। अरे इस बार मायके गई थी तो क्या दिया मायके वालों ने? अरे औरत तो भगवान का दिया गया एक मूल उपहार है जो इस संसार को चलाती है, और औरत का तो गहना ही उसकी सहजता और सरलता होती है जो एक घर को बांधे रखती है। फिर भी उसका दाम लगाया जाता है। अरे बेटी तो दो घरों को जोड़ती है, जिस घर में जन्म लेती है हंसते खेलते, जहाँ उसका बचपन बीतता है, उसे छोड़कर एक अनजान जगह जाती है, अनजान लोगों के बीच, फिर उस घर को संभालती है, परिवार का वंश आगे बढ़ाती है। और आप लोगों को पता है, अगर हमारे घर में एक निर्जीव चीज़ से भी लगाव हो जाए तो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर सोचिए, हम तो जीवित बेटियां होती हैं जिन्हें हमारे माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं, हमें पढ़ाते हैं, फिर एक दिन हमें किसी गैर के हाथों में दे देते हैं। तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। फिर मानवी अपनी आंखों में आंसू लिए रमानंद जी के पास गई और बोली, क्यों पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम खुश रहते। क्या आपके मान सम्मान को दांव पर लगाकर, अपना घर दांव पर लगाकर और आपको कर्ज के नीचे दबाकर नहीं रहते हम खुश पापा। रोते हुए मानवी अपने पापा के गले से लग गई तो रमानंद जी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरा बच्चा, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाया कि तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी कर पाऊँ। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया बेटा। तभी मानवी में एकदम से अपने पिता से अलग होकर बोली, पापा आपको अपना सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा
कोई काम नहीं किया कि आपको अपना सिर झुकाना पड़े। और क्या कहा आपने, आप गलत हैं? अरे आप गलत नहीं, आप तो हमारे लिए हमारे हीरो हैं। अरे आपने तो हमारी हर छोटी से बड़ी खुशी का ध्यान रखा, हमें पढ़ाया लिखाया, आप गलत हो ही नहीं सकते। अरे आपका रुतबा तो भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। किसी और ने देखा हो या ना देखा हो पापा, पर हमने देखा है आपको रात दिन मेहनत करते हुए। हर त्योहार पर आप हमारे लिए कपड़े लेकर आते, पर खुद पुराने कपड़ों को पहन लेते, और हम पूछते तो हमसे कहते कि बेटा मेरे पास कपड़े हैं, अभी अगली बार ले लूँगा। अगर हमारा कुछ खाने का मन हो तो एक बार कहने पर लाकर रख देते थे, और अपना मन मार के हमारी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करते थे। आपको पता है पापा, एक बेटी का बाप ना एक राजा होता है। हर किसी की औकात नहीं होती बेटियों को पालने की, और भगवान भी बेटियां उस घर में देता है जो उनका पालन पोषण कर सके। आप हमारे लिए ना इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, और गलती आपकी नहीं समाज की है। माफ़ी चाहती हूँ पापा कि आज इतना बोल गई मैं, पर मैं आज आपकी बेइज्जती होते नहीं देख पाई। उस इंसान की बेइज्जती होते जिसने ना कभी अच्छा खाया हो, ना कभी अच्छा पहना हो, बस हमारी शादी के लिए दिन रात मेहनत करी, और आज उस इंसान की इज्जत को अपने पैरों पर लाने में टाइम नहीं लगा। मानवी की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सविता जी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कब उनकी मासूम सी बेटी इतनी समझदार हो गई। उधर कावेरी जी भी शर्म से झुक गई। मोहित जो कब से मानवी की बातें सुन रहा था, उसकी आंखें भी नम हो गई। वह अपनी माँ कावेरी जी के पास गया और बोला, क्यों माँ, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का दुख नहीं समझी। अरे आज तक हम आपकी हर बात मानते आए, कभी आपकी बात का विरोध नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी माँ हर वक्त सही है। अरे माँ, आप कम से कम उस बाप की मजबूरी तो समझती जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। क्या आपने इस दिन के लिए हमें पढ़ाया लिखाया था कि आप किसी की बेटी के जरिए जो आपने हमारी पढ़ाई लिखाई में लगाया है उसे वसूल कर सके? अरे हमें खुद अपने आप पर शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए। तभी कावेरी जी अपनी गर्दन ऊंची करके मोहित से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, आज मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि मैं सही गलत की पहचान नहीं कर पाई, ये सोच ही नहीं पाई कि वो किसी की बेटी है, उस पर क्या बीत रही होगी। माफ़ कर दे बेटा मुझे। तो मोहित बोला, हम कौन होते हैं माँ आपको माफ़ करने वाले? अरे जिनके साथ आपने इतना सब कुछ किया उनसे माफ़ी मांगिए माँ, शायद आपके कुछ पाप कम हो जाएं। अगर हमें ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि आप हमारी शादी के नाम पर क्या कर रही हैं, तो हम शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। कहते हुए मोहित रमानंद जी और मानवी के पास गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा अंकल जी, हमें नहीं पता था कि हमारी माँ ने आपके साथ ये सब किया। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपनी माँ की तरफ से बहुत शर्मिंदा हैं, पर हमारा यकीन मानिए, हमें सच में कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में। तो रमानंद जी मोहित के हाथों को नीचे करते हुए बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मोहित बोला, अगर आपने हमें माफ़ किया तो फिर हम मानवी से शादी करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी दहेज, बिना किसी गिले शिकवे के। सब लोग मोहित की बातें सुनकर हैरानी से उसको देखने लगे। तभी मोहित बोला, हमें पता है कि आप सबके मन में क्या चल रहा है, यही ना कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम शादी करना चाहते हैं। पर हम आपको सच बताएं तो हमें एक ऐसे ही हमसफ़र की चाहत थी जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आज मानवी ने गलत के खिलाफ खड़े होकर दिखा दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर ये समाज बनाता है, क्योंकि औरत कभी कमज़ोर थी ही नहीं। सीता माता को ही देखिए, अपने आत्मसम्मान के लिए धरती में समा गई। लक्ष्मीबाई जो अपने राज्य की गरिमा के लिए अंग्रेजों तक से भिड़ गई, और मानवी ने ये सब करके दिखा दिया कि औरतें आज भी कमज़ोर नहीं हैं। पर इस समाज की वजह से उन्हें हर बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। मानवी ने अपने परिवार के लिए और अपने लिए खड़े होकर कोई गलत काम नहीं किया। हमें तो गर्व होगा ऐसी लड़की को अपनी पत्नी कहते हुए। मोहित की बातें सुनकर मानवी का दिमाग बिल्कुल रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद ही उसे कोई अपनाए, क्योंकि हमारा समाज ही कुछ ऐसा है जिसने हमारी मानसिकता को एक सीमा तक बांध दिया है कि हम ये करेंगे तो वो क्या कहेंगे। बस यहाँ तक कि हमारी सोच सीमित रह गई। मानवी एक नज़र मोहित को देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर एक नज़र रमानंद जी की तरफ देखा, तो रमानंद जी ने अपना सर हाँ में
में हिला दिया। तो मानवी ने भी खुश होकर मोहित को हाँ बोल दिया। हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ भी कर दीजिए, मैंने आपके परिवार के बारे में इतना कुछ बोल दिया, पर हम भी क्या करते, अपने पापा की बेइज्जती नहीं देख सकते थे ना। तो मोहित बोला, मानवी आपने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ आपने गलत को गलत और सही को सही कहा है। जो अब तक कावेरी जी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी, वो मानवी के पास आकर बोले, किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगू बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, पर फिर भी तुमने हमारे बारे में सोचा। शर्म आती है हमें अपने आप पर, अपनी सोच पर। हम तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हैं बेटा। कहते हुए कावेरी जी रोने लगी। तो मानवी ने कहा, नहीं माँ जी, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, बड़ी हैं आप हमसे। अगर बच्चों से गलती होती है तो बड़े उन्हें माफ़ करते हैं ना, तो फिर हम बच्चों का भी फ़र्ज बनता है कि अगर हमारे बड़ों से गलती हो जाए तो उन्हें समझाने का। आप माफ़ी मत मांगिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत सबके साथ करें। हम सबके दिल से गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। तो क्या आप हमें माफ़ करेंगी माँ जी? मानवी की बातें सुनकर कावेरी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, हम तो धन हो गए बेटा तुम्हारी जैसी बहू पाकर। आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। तभी पीछे से महेश जी की आवाज़ आई, अरे बहू या बेटी तो तब बनाओगी जब शादी होने दोगी। अभी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप इसे छोड़ ही नहीं रही हो। तो सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। इधर रमानंद जी और सविता जी भी खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। आज उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।